मैंने ऑब्जर्व किया जो स्टूडेंट्स है सबसे ज्यादा मिस्टेक एमसीक्यू सॉल्विंग में करते हैं। सो दैट्स वाई आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2025 के जितने भी सारे एमसीक्यू हैं उनका एक वीडियो बनाया है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यू हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा टाइम निकाल के इन एमसीक्यू को सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ कि 50 में आपके कितने एमसीक्यू करेक्ट है। ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे और इस बार बोर्ड एग्जाम में भी सिमिलर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको ढेर सारे पीवाईक्यू एमसीक्यू सैंपल पेपर मिलेगा, जिससे प्रैक्टिस करके आप बोर्ड एग्जाम में इजीली 90% मार्क्स ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज। अब याद रखना जो हेनरी कांस्टेंट है जो KH होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा KH का वैल्यू होता है उतना कम सॉल्युबिलिटी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म। जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लेते हो, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अब याद रखना एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनका ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट इसमें नेगेटिव डिविएशन आता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल। जब एसोसिएशन होता है जैसे एसिटिक एसिड इन बेंजीन, तो जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करता है। एज ए रिजल्ट जो मोलर मास है वो इंक्रीज हो जाता है, इसे एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सोल्यूशन। तो हमें 1 मोलर KCl सोल्यूशन दिया है, इसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर KF ऑफ वाटर हमें दिया है। सबसे पहले याद रखना जो KCl है जब वो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा तो ये K प्लस Cl नेगेटिव देता है। इसमें जो वेंट हॉफ फैक्टर है I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। KF का वैल्यू हमें दिया हुआ है, KF का वैल्यू है 1.86। तो हमें पता है जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज इक्वल टू IKF स्मॉल m। I का वैल्यू कितना है 2 है, KF का वैल्यू है 1.86। अगर मोलैलिटी की बात करें हमें 1 मोलर सोल्यूशन दिया, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.72। ठीक है, तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो 0 से इतना कम जो है टेम्परेचर गया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन है 0 से 3.72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। जो गैल्वेनिक सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कर सकता है जब एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो E ऑफ द सेल से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो एक्सटर्नल वोल्टेज E ऑफ द सेल से ज्यादा होता है तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो रिवर्स हो जाता है और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया SN4+ टू SN2+, Cr3+ टू Cr दिया -0.74 वोल्ट। हमने दोनों कपल को कनेक्ट किया, हमें सेल पोटेंशियल बताना है। हमें पता है E0 ऑफ द सेल होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड वो होता है जिसके जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज्यादा है, तो हमारा जो E0 ऑफ SN4+ टू SN2+ जो है वो कैथोड होगा क्योंकि इसमें वैल्यू ज्यादा है, माइनस होगा E0 ऑफ Cr3+ टू Cr। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये होगा 0.15, ये होगा माइनस ऑफ -0.74। दोनों को ऐड करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगा 0.89 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है वी कैन नॉट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन यूजिंग DC बिकॉज। हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते जब हम रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन पता करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है वो कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सो दैट्स व्हाई हम अल्टरनेट करंट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2+। अगर हमारे पास है MnO4 नेगेटिव और इससे हम बना रहे हैं Mn2+, हमें कितने अमाउंट ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसे X लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 4 इज इक्वल टू -1, X हमारा +7 आ जाएगा। तो ये +7 से +2 में जा रहा है, तो अगर आपके पास एक आयन है उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है।
तो याद रखना, अगर आपको 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस करना है तो आपको 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और हमें पता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है, तो चार्ज ऑफ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एजर्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शन। तो ये एजर्शन ना करेक्ट है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 या फ्रैक्शनल हो सकता है। रीजन दिया, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी करेक्ट है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम ऑर्डर नहीं बता सकते, ऑर्डर के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। तो याद रखना, रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम कब होता है, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब ये रेज टू पावर 0 होता है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 0 होता है तो रेट और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो सेम हो जाता है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में ये दोनों सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एजर्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वैसे जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है सेकंड ऑर्डर होता है, बट वाटर की ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो ये करेक्ट है। रीजन है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट ऑल्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। एजर्शन करेक्ट है, इसका करेक्ट रीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, हमें आर्हेनियस इक्वेशन दिया K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ए है वो आर्हेनियस फैक्टर होता है, या उसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप देखोगे जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +2 से +7। क्रोमियम का भी बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +2 +3। कॉपर का होता है +1 +2, वेरएस Sc का सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो सिर्फ Sc है जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 है, आउट ऑफ Fe3+ Sc3+ Cr3+ CO3+ आयन द वन विच इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन। अब याद रखना कौन होता है कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन, जिसके सारे d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड हैं, और d ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो वो कलरलेस होता है। तो इसमें अगर हम Sc3+ की बात करें तो ये क्या होता है 3d 0 होता है, तो इसके d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये कलरलेस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एजर्शन, क्यूप्रस सॉल्ट आर डायामैग्नेटिक। ये करेक्ट है। क्यूप्रस सॉल्ट में जो कॉपर है ये प्लस होता है, कॉपर प्लस की फॉर्म में, ये 3d10 होता है, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये डायामैग्नेटिक होता है। रीजन, क्यूप्रस आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, रीजन करेक्ट है। एजर्शन का रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है Cr3+ आयन का। हमें पता है जो Cr3+ है ये क्या होता है 3d3 होता है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √of n+2। n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 है तो लिखेंगे 3 तो 5 × 3 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। √15 होता है 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव विद MnO4 नेगेटिव इन एल्कलाइन मीडियम। अब याद रखना जो MnO4 नेगेटिव है एल्कलाइन मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो I नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है IO3 नेगेटिव में, आयोडेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एजर्शन, एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये करेक्ट है, जो एक्टिनॉइड्स हैं इनकी वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। रीजन दिया, दिस इज ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5f6d7s ऑर्बिटल। ये भी करेक्ट है, क्योंकि इनकी जो कंपेरेबल एनर्जी होती है 5f6d7s ऑर्बिटल, तो ये सारे ऑर्बिटल्स ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट एक्टिनॉइड का वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस ऑफ CO इन COEN थ्राइस Cl3। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस बताना है। प्राइमरी वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सबसे पहले कंपाउंड लिखेंगे, हमें दिया COEN थ्राइस
Cl3। याद रखना जो Cl होता है -1, 3 Cl है तो -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 चार्ज हो जाएगा। जो En है वो न्यूट्रल है तो ये X हो जाएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, मतलब प्राइमरी वैलेंस +3 होगा। अगर सेकेंडरी वैलेंस की बात करें वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। यहाँ पे जो लिगेंड है वो En है, इथेन 1,2 डायमाइन, ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। टोटल ये 3 है, 2 × 3 मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो प्राइमरी वैलेंस 3 है और जो सेकेंडरी वैलेंस वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन FeC2O4 3 नेगेटिव। हमें ऑक्सिलेट आयन दिया, जो ऑक्सिलेट आयन है वो COO नेगेटिव होता है, ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये डाइडेंटेट होता है। और यहाँ पे 3 है मतलब ये टोटल 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है एजर्शन। हमें CrH2O6Cl2 दिया, FeH2O6Cl2 दिया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये करेक्ट है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो क्या होता है सेम होता है, तो सेंटर मेटल के साथ सेम लिगेंड अटैच होता है। दोनों केस में जो वाटर है वो सेंटर मेटल के साथ अटैच है, एक ही लिगेंड अटैच है, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। रीजन ऑल द लिगेंड अटैच टू द मेटल आर द सेम, तो ये रीजन करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTNH3 twice Cl2 2+। तो हमें इसका क्या बताना है, नाम बताना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Pt को हम X लेंगे, NH3 न्यूट्रल है 0, Cl-1 टोटल 2 है × 2, ओवरऑल चार्ज है +2, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा +4। नेक्स्ट हम इसके नाम की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। NH3 ट्वाइस है तो हम लिखेंगे डाइअमाइन। अब जो Cl है वो ट्वाइस है तो हम लिखेंगे डाइक्लोरिडो। अब अगर हम प्लेटिनम को देखेंगे, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लेटिनम का नाम हम सेम लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेटिनम। और एंड में अगर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसमें 2 डोनर साइट होता है, बट एट ए टाइम वो एक डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ONO है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CONH3 5NO2 2+। तो एक तरफ ये ऑक्सीजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एक तरफ ये नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें अगर आप देखोगे जो CONH3 4Cl2 है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके अगर हम आइसोमर बनाए तो ये हो सकता है COCl अगर अपोजिट साइड पे है, यहाँ पे NH3 है, NH3 है, यहाँ पे NH3 है, ये NH3, ये ऑक्टाहेड्रल हमारा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होता है ट्रांस होता है। लिगेंड जो है वो अपोजिट साइड में है। और ये दूसरा जो आइसोमर बना सकता है जिसमें जो Cl है वो एक तरफ प्रेजेंट है, NH3 यहाँ पे NH3 और यहाँ पे भी NH3, तो ये क्या है सिस फॉर्म है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांस और सिस फॉर्म बना सकता है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो याद रखना कि अगर जो मिरर इमेज बनता है वो सुपर इम्पोसिबल होता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, हम बनाएंगे CO, अपोजिट साइड में Cl, यहाँ पे En, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल जो है कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो सेम बनता है, सुपर इम्पोसिबल होता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है एजर्शन N-ब्यूटाइल क्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये गलत है। अगर हम एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट की सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले RF आता है, उससे ज्यादा होता है RCl का, उसके बाद RBr और उसके बाद RI आता है। जैसे हैलोजन का वेट इंक्रीज होता है वैसे ही वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो जो RBr है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू RCl। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। रीजन दिया CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CBr बॉन्ड। तो ये जो CCl बॉन्ड है इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है,
सिमिलरली CBr बॉन्ड में भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें से जो CCl बॉन्ड है ज्यादा पोलर होता है क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, ज्यादा पोलर होता है। तो एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप कंपाउंड देखोगे तो इसमें क्या है, डिफरेंट ब्रांचिंग है, नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है। तो ये आइसोमेरिक हैलाइड्स हैं। अब याद रखना, जब आइसोमेरिक हैलाइड्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो उस केस में ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ब्रांचिंग के, क्योंकि याद रखना जो ब्रांचिंग है उससे सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो जो स्ट्रेट चेन है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, तो सेकंड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद 1 में थोड़ी ब्रांचिंग है तो 1 आएगा, और सबसे कम होगा हमारा थर्ड कंपाउंड में क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आउट ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन द मॉलिक्यूल विच इज कायरल इन नेचर। कायरल मॉलिक्यूल में ना कायरल कार्बन होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच होते हैं। सबसे पहले 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये होता है CH3 CHBr CH2 CH3। अगर आप इसमें ये कार्बन देखोगे, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक Br जुड़ा है। इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये कायरल है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो SN2 रिएक्शन अगर कर रहा है तो क्या होता है। अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें, सपोज हमारे पास है यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास है CH3Br। तो याद रखें ये जो OH नेगेटिव है अपोजिट तरफ से अटैक करेगा और यहाँ से Br नेगेटिव रिमूव होगा। ये एक स्टेप में रिएक्शन होता है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा ये बनेगा CH3OH तो इसमें अगर आप देखोगे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। SN2 मैकेनिज्म में एक स्टेप में ये होता है। तो इसमें इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH मोस्ट इजली। तो कौन सा कंपाउंड इजली एक्वस KOH से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इसमें हमें डिफरेंट कंपाउंड दिए। याद रखना जो एलाइलिक ब्रोमाइड है ये सबसे इजली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन देता है, कार्बोकेटाइन बनाता है। अगर हम इसमें कार्बोकेटाइन बनाए, ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनाना ये रेजोनेंस कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये बन जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये रेजोनेंस करके स्टेबल हो सकता है। सो दैट्स वाई ये सबसे ज्यादा इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस KOH से। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलिन। तो हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इसे हमें टॉलिन बनाना है एक स्टेप में। तो हम क्या करते हैं, इसे CH3Cl के साथ क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो इसमें क्या होता है, याद रखना जो एल्काइल और अराइल ग्रुप है आपस में कंबाइन कर जाता है। बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप जो है वो कंबाइन कर जाता है, हमें टॉलिन मिलता है, साथ में NaCl मिलता है। इस रिएक्शन को हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिनमें काफी ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड हैव वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। DDT इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड। DDT काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। DDT के बारे में हमें बताना है। जो DDT है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले अगर हम क्यूमीन लेंगे, ये होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये होता है CH3 CH आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। जब आप इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे बेंजीन के साथ हमारा COO CH3 ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। और जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको फिनॉल मिलता है और फिनॉल के साथ आपको एसीटोन मिलता है विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एजर्शन फिनॉल इज लेस एसिडिक देन एल्कोहल। ये गलत है। अगर हम फिनॉल की बात करें ना, फिनॉल में से अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो फिनॉक्साइड बनता है बेंजीन के साथ O नेगेटिव प्लस H प्लस।
वेरस एल्कोहल में अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो एल्कोक्साइड बनता है प्लस H+। अब जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस होने की वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और ज्यादा H+ रिलीज होता है, वेरएस एल्कोक्साइड कम स्टेबल होता है। सो दैट्स व्हाई फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। तो असर्शन गलत है। रीजन, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड, ये करेक्ट है। असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एल्कीन्स आर फाउंड बाय हीटिंग एल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4। एल्कोहल को जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हो एल्कीन बनता है। हमें इसमें फर्स्ट स्टेप बताना है। तो सपोज आपके पास एल्कोहल है इथेनॉल CH3CH2OH, तो आपने एसिड लिया था, एसिड से आपको प्रोटॉन मिलेगा, प्रोटॉन अटैक करेगा, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह हम शो करते हैं। जो H+ है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH2OH+। यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, हमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलता है। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल होता है फर्स्ट स्टेप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। हमें फिनॉल दिया, वाटर और एल्कोहल दिया। तो अगर आप इसमें से प्रोटॉन रिमूव करते हो, H+ रिमूव करते हो तो एनाइन बनता है। और याद रखना, जितना ज्यादा स्टेबल होता है एनाइन, तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है एनाइन का, तो उतना ज्यादा याद रखना जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। तो इन तीनों का हम सबसे पहले एनाइन बनाएंगे। जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो जो वाटर है ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, और जो एल्कोहल है वो एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। अब तीनों की स्टेबिलिटी देखेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड होता है क्योंकि ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर हाइड्रोक्साइड एल्कोक्साइड की बात करें, जो एल्कोक्साइड में R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, तो एज ए रिजल्ट जो स्टेबिलिटी है कम होती है। तो जो OH नेगेटिव है, जो हाइड्रोक्साइड है, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, मतलब जो वाटर है एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एजर्शन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। तो ये करेक्ट है। जो इथेनॉल है वो एल्कोहल होता है, और एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथॉक्सीमीथेन जो ईथर है। रीजन दिया, देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेनॉल, तो ये गलत है। इंट्रा नहीं होता, इंटर होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल ईथर। हमें बताना ये कौन सा रिएक्शन है। सबसे पहले हम लेते हैं RONA, सोडियम हम एल्कोक्साइड लेते हैं। एल्कोक्साइड जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। साथ में हम R-X लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। अब इसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जो O नेगेटिव है ये एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा क्योंकि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी तरफ हैलाइड आयन जो है वो रिमूव होता है। तो हमारा बनेगा ROR- साथ में NaX। तो इसमें देख रहे हो कि एक तरफ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है। तो ये SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एजर्शन, द बॉन्ड एंगल COC इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। ये करेक्ट है। टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5। तो सपोज आपके पास ईथर है, आपने मिथॉक्सीमीथेन लिया, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बट ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये मिथाइल ग्रुप, याद रखना ये बल्की ग्रुप होता है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन से याद रखना जो बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा हो जाता है। रीजन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की एल्काइल ग्रुप। जो रीजन है वो भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO2 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, हमारे पास है C3H7MgBr। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इसे CO2 के साथ। तो इसमें याद रखना इस कंपाउंड पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो हम कंपाउंड बनाएंगे C3H7 C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया OH। तो हमारा C3H7COOH बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है,
हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय। याद रखना ये जो रिएक्शन है ये अमाइड देते हैं जिसमें R C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अमाइड ग्रुप होते हैं, तो वो ये रिएक्शन शो करेंगे। अगर आप इसमें देखोगे जो ऑप्शन नंबर सी है ArCO NH2, इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये रिएक्शन शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेन अमाइड इनटू प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन अमाइड है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, हमें इस कंपाउंड से क्या बनाना है, प्रोपेन अमाइन बनाना है, हमें CH3 CH2 CH2 NH2 बनाना है। तो अगर आप इसमें देखोगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बेस्ट रिएजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, assertion boiling point of C2H52NH is lower than that of NC4H9NH2। अगर आप देखोगे ये दोनों क्या है, आइसोमेरिक अमाइंस है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है। पहला वाला सेकेंडरी है और ये सेकंड वाला क्या है, प्राइमरी अमाइन है। अब प्राइमरी अमाइन में याद रखना ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। वेयर सेकेंडरी में सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, तो ये कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। एज ए रिजल्ट जो प्राइमरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सेकेंडरी का कम होता है, तो एजर्शन करेक्ट है। रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच मोर एक्सटेंसिव इन NC4H9NH2 एज कंपेयर टू C2H5 ट्वाइस NH, तो ये भी करेक्ट है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट विद HNO2। अगर आपके पास मिथाइल अमाइन है CH3NH2 है और अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो इसमें जब रिएक्शन होता है तो आपको एल्कोहल मिलेगा, आपको मिलेगा CH3OH, साथ में याद रखना नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वाटर मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है कि इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द हिंसबर्ग मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन द रिएजेंट यूज। तो जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट करते हो हिंसबर्ग मेथड से, तो आप हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हो जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। तो हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइन गिव एन एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन के बाद एल्कोहल मिल रहा है तो हमने क्या लिया है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है नाइट्रस एसिड के साथ एल्कोहल देता है, तो इसमें हम लेंगे C2H5NH2 इथेन अमाइन लेंगे, इसे हम नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ हम रिएक्ट करेंगे। जैसे आप रिएक्ट करोगे ना तो आपको इथेनॉल मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, वाटर मिलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन जो है नाइट्रस एसिड के साथ एल्कोहल देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द स्ट्रक्चर ऑफ Y वुड बी। हमें स्ट्रक्चर ऑफ Y बताना है। सबसे पहले एनिलीन को NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो X है। उसके बाद आप ना इसे इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हो। जो इथेनॉल है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करता है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके रिडक्शन करता है और हमें बेंजीन मिलता है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेंजीन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन द हेवर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वेरियस कार्बन एटम हैव बीन नंबर्ड। द एनोमेरिक कार्बन इज नंबर्ड एज। तो इसमें बहुत सारे कार्बन का नंबर दिया, हमें एनोमेरिक कार्बन का नंबर देना है। तो याद रखना जो कार्बन नंबर 1 है वो एनोमेरिक कार्बन होता है और अगर इसमें OH की डिफरेंट पोजीशन होती है तो वो एनोमर्स बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लूकोज। इट इज एन एल्डोहेक्सोस, ये करेक्ट है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म N-हेक्सेन, ये भी करेक्ट है। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, ये गलत है। जो ग्लूकोज है ना वो पायरेनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्यूरेनोस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एजर्शन ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये करेक्ट है। तो जो नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड है तो इसमें हम लिखेंगे हमारा NH2CHRCOOH, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है। वेरस ग्लाइसिन में जो R है उसकी जगह हाइड्रोजन होता है, वो होता है NH2
CH2COOH। तो इसमें जो कार्बन है वो कायरल नहीं होता, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और बाकी जो अल्फा अमीनो एसिड है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये करेक्ट है। रीजन दिया, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कन्फिग्रेशन, रीजन भी करेक्ट है। एल कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, जो NH2 है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो एल कन्फिग्रेशन होता है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तो ये रहे 50 MCQs। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। मैंने अपनी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में और भी MCQ के वीडियोस इंक्लूड किए हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।